आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 3:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। रियासती दर्जे की बहाली तक हुकूमत साजी मौखर करे। इंजीनियर रशीद की सियासी जमातों को तजवीज़। बीजेपी आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत से हुकूमत बनाएगी। रविंद्र रैना का बयान। इंतखाबात के नताइज के बाद ही सेक्युलर फ्रंट की हिमायत का फैसला करेंगे इल्तिजा मुफ्ती। और एमएलएस 5 एमएलएस की नामजदगी मुंतखब हुकूमत की जिम्मेदारी है, फारूक अब्दुल्ला। और पेश खबरों की तफसील। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नक्सलिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए हुकूमत तैयार है। तमाम रियासत 31 मार्च 2026 तक नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए मरकज के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने कहा है कि नक्सलिज्म तालीम, सेहत, रोड कनेक्टिविटी, टेलीकॉम और बैंकिंग खदमात को मुतासर करते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नक्सल से मुतासर रियासतों के वज़राए आला के साथ अपनी मुलाकात के दौरान इन बातों का इजहार किया है। नक्सलवाद का नासूर है, इसके खिलाफ समयबद्ध लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। एक पॉजिटिव अप्रोच और अच्छे उद्देश्य के साथ भारत सरकार के साथ सभी राज्य कंधे से कंधा मिलाकर नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 से पहले इस देश से समाप्त करने के लिए कटिबद्ध दिखे हैं। वो मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। मित्रों, जैसा हम सब जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की जनता के सामने 2047 तक विकसित भारत का उद्देश्य रखा है। जब विकसित भारत के शब्द को एलोबरेट करते हैं तो विकास 130 करोड़ की जनता तक पहुंचे। उसमें 8 करोड़ हमारे ट्राइबल भाई बहन भी समाहित होते हैं। और अगर ट्राइबल क्षेत्र में दूर दराज के गांवों तक, दूर दराज की व्यक्तियों तक सभी मायनों में विकास को पहुंचाना है तो उसके खिलाफ सबसे बड़ा हर्डल कोई है तो ये नक्सलवाद है। नक्सलवादी गांवों को ना शिक्षा से युक्त होने देते हैं, ना वहां स्वास्थ्य की सुविधाएं देने देते हैं, ना कनेक्टिविटी को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, ना टेलीफोन सुविधाएं, पोस्ट और बैंकिंग सेवाओं को भी आगे बढ़ने देते हैं। अंततोगत्वा हम सबका ये लक्ष्य होना चाहिए कि अंतिम व्यक्ति तक अगर विकास पहुंचाना है तो हमें नक्सलवाद को पूर्णतः निर्मूल करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि 19 से 24 तक इस दिशा में बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारे संयुक्त प्रयास, सभी राज्यों के साझा प्रयास से वामपंथी अंधकार की जगह हमारे संविधान प्रदत्त अधिकार से हम रोशन करना चाहते हैं। वामपंथी हिंसक विचारधारा की जगह विकास और विश्वास, उसका एक नया युग शुरू करना चाहते हैं। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट वामपंथी उग्रवाद। और जिला राजौरी में आज बाद दोपहर फोर्सेज ने मुश्तबा धमाका खेज मवाद बरामद किया है, जिसको बाद में नाकारा बना दिया गया है। ये मवाद सरनवा गांवों के एक लिंक रूट पर मामूल की निगरानी के दौरान बरामद किया गया है। हुकाम के मुताबिक मुश्तबा मवाद धमाका खेज मवाद का पता चला है। फोर्सेज को इस हवाले से पता चला है, जिसके बाद उन्होंने फोर्सेज की एक टीम वहां पर पहुंची और सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। इब्तिदाई तहकीक से पता चला है कि एक देसी साख्ता बम है। फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया और एक बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया है, जिसको बाद में नाकारा बना दिया गया है और एक बड़े हादसे को टाल दिया गया है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं राजौरी से जमशीद मलिक।
अगला पिछला हिस्सा खाली कर रहे हैं। असेंबली इंतखाबात से कबल एक पहले राजौरी के सराहनू इलाके में प्रेशर माइन बरामद हुआ, जिसको थोड़ी देर पहले यहाँ फोर्सेस ने डिफ्यूज़ किया है। आप देख सकते होंगे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, सीआरपीएफ के जवानों की बात करें या सेना के जवानों की बात करें, इस वक्त मौके पर यहाँ मौजूद है। मैं आपको सीधा इस वक्त राजौरी से दिखा रहा हूँ, जहाँ सीआरपीएफ के जवान भी आपको यहाँ नज़र आएंगे। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, उनके जवान और सेना के जवान हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर आईडी निस्ब की प्रेशर माइन निस्ब की गई थी, जिसको अभी थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस के जवानों ने डिफ्यूज़ किया है और अब इस इलाके को लोगों के आने जाने के लिए बहाल कर दिया गया है, क्योंकि सुबह से इस तरह की खबर आई थी कि इस इलाके में बारूदी मवाद निस्ब है, जिसके बाद इस पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर घेराबंदी करके इस इलाके को बंद कर दिया गया। तो ये वो जगह स्पॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ प्रेशर माइन निस्ब किया गया था। और बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि प्रेशर माइन राजौरी के अंदर मिलना एक बड़ी खबर ज़रूर है। इससे पहले आईडी जैसी चीज़ें ज़रूर मिलती रही, मगर प्रेशर माइन की खबर ये मुद्दों बाद देखने को मिली है। राजौरी के अंदर जो सराहनू इलाके में निस्ब की गई थी, जिसे थोड़ी देर पहले ही जम्मू कश्मीर के पुलिस बम स्क्वाड दस्ते ने डिफ्यूज़ कर दिया है और अब इस रोड को लोगों के आने जाने के लिए बहाल कर दिया है, क्योंकि कल जम्मू कश्मीर में होने वाले असम्बली इंतखाबात की काउंटिंग है। काउंटिंग से कबल जहाँ पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जगह जगह पर नाके लगाकर लोगों के आने जाने वाले लोगों की तलाशी के साथ गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा था, वहीं खबर सामने आई कि इस राजौरी के सराहनू इलाके में प्रेशर माइन निस्ब किया गया है। ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि प्रेशर माइन की खबर इस इलाके की बड़ी खबर है। इससे पहले प्रेशर माइन की खबरें लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक से ज़रूर सामने आती रही, मगर राजौरी के अंदर से ये प्रेशर माइन बरामद होना ये बड़ी खबर है। मगर उससे पहले ही बड़ी घटना को टालते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो या आर्मी के जवानों ने इस बड़ी घटना को टाल दिया है। मगर बड़ा सवाल यही अभी भी है कि ये यहाँ तक पहुँची कैसे। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, सराहनू, राजौरी। बढ़ते आगे बात जरा जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से। जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को 2 माह के अंदर बहाल करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की गई है। आपको बताते चले कि कॉलेज प्रोफेसर ज़हूर अहमद भट्ट और उसके साथ साथ ही कारकुन खुर्शीद अहमद मलिक की जानिब से दायर करदा इस दरख्वास्त में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली में नाकामी से वादी के शहरियों को जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक पर शदीद असरात मुरतब हो रहे हैं। और हालिया इंतखाबात का हवाला देते हुए वकील की जानिब से कहा गया है, जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें कहा गया है कि रियासती हैसियत की बहाली के बगैर कानून साज असम्बली की तश्कील वफाकी उसूलों की खिलाफ वर्जी होगी, जो भारतीय आईन के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि चूँकि हालिया असम्बली इंतखाबात पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुए, लिहाजा सिक्योरिटी के खदशात नहीं हैं और अदालत उस्मा रियासती हैसियत की बहाली के लिए वक्त की हद मुकर्रर कर सकती है। और ये भी कहा गया है कि दरख्वास्त में कि जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील करने से खत्ते को एक कमज़ोर जमहूरी हुकूमत मिली है, जो जल्द ही असम्बली इंतखाबात के नताइज के बाद कायम हो जाएगी। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया है कि वादी हमेशा भारत के साथ वफाकी ताल्लुकात में रही है, इसलिए यह ज़रूरी है कि रियासती हैसियत बहाली की जाए ताकि वो अपनी शनाख्त में खुद मुख्तारी हासिल कर सके और मुल्क की मजमूई तरक्की में अहम किरदार अदा कर सके। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एनसी कांग्रेस इत्तेहाद जम्मू कश्मीर के अंदर अगली हुकूमत बनाएगी, ताहम वो नताइज का इंतजार कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो इंतखाबात में पीडीपी के खरीफ है, लेकिन अगर मकसद एक ही है तो साथ चलने में, साथ मिलने में किसी को कोई एतराज नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि जम्मू की हालत बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से न ही जम्मू के लोग और न ही जम्मू के लीडरान बात करते हैं। तो मुसीबत है, एक्सपेक्टेशंस इतनी हैं कि अल्लाह ही जाने वो चीफ मिनिस्टर सोच सकेगा या नहीं सोच सकेगा। इतनी तकलीफें हैं 10 साल में लोगों के। मैं भी जम्मू से आया हूं और मैंने जम्मू की बर्बादी देखी है, उनकी सड़कें देखी है, उनकी स्ट्रीट्स में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, अंधेरा लगता है। और फिर कहते हैं उनको ये ख्याल है कि जम्मू उनकी जेब में है। अफसोस तो मुझे इस बात का है, जम्मू के लोगों को ये समझना चाहिए कि उनकी हालत क्या है, कहां पहुंच गए हैं।
ईमानदारी से मुझे सख्त अफसोस हुआ। वो तो पहले हम लोगों को गालियां मारते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने जम्मू को फेंक दिया है। आज तो उन्हीं के लोग हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो कैसे जम्मू को भूल गए? मुझे ये बताइए, G20 भी यहीं, एम्बेसडर भी यहीं लाए गए, अभी जब इलेक्शन हुआ उसमें भी एम्बेसी के लोग यहाँ लाए गए। क्या जम्मू नहीं है? क्या जम्मू इसके खाते में है? वहां क्यों नहीं हुआ? अफसोस मुझे इस बात का कि जम्मू के लोग बात नहीं कर रहे हैं, बर्बादी पे पहुंच गए हैं वो। मुबारक कीजिए अपने आप को कि हम तब भी बेहतर हैं। तो आपको दिखाई दे रहे हैं। मुझे उनके इंटेंशंस पता है, उनके इंटेंशंस पहले से ही पता थे, मगर उनके इंटेंशंस कामयाब नहीं होंगे, वो आसमान से भी छलांग। मैंने पहले ही आपसे क्लियर कर दिया था कि हम बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हैं। जो जाएगा उसका हशर वो होगा, मैं बयान नहीं कर सकता। What will really show the truth and the true picture will be once the boxes are opened and the votes are counted. We are hopeful, let me be very frank about it, we are hopeful that the alliance will form the government and a stable government. That is what we are looking forward to. Help from your rivals? Why not? How does that matter? If we all work for the same thing, for improvement in conditions of people in the state, removing unemployment, removing all the distresses that have occurred in these 10 years, freedom of press, media, first thing we should do. We should have the right to say what is true and what is not. Why not? What is wrong with it? We can be rivals in elections, but if the aim is the same, that we want the good of the people of Jammu and Kashmir, I'll have no objections, and I'm sure Congress will have no objections. Sir, if you'll follow the government and you'll be the chief minister, what will be your first priority for the oath? I will not be the chief minister. That's one thing very clear to all of you. So who I will have be done my chief minister's job. What will be your oath, sir? My problem will be how do we make a strong government and how do we fulfill the agenda that we have put before. यही तो मुसीबत। LG की जानिब से 5 MLAs की नामजदगी पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 5 MLAs की नामजदगी मुंतखब हुकूमत की जिम्मेदारी है और अगर LG ने नामजद किया तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि वो मुकम्मल स्टेटहुड चाहते हैं। पहले तो गवर्नर साहब जो हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनको इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। ये गवर्नमेंट का है कि वो नॉमिनेट किसको करेगी और नॉमिनेट करके गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजेगी। दैट इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। ये क्या करना चाहेंगे मुझे नहीं पता, मगर अगर इन्होंने ऐसा कदम उठाया, हम सुप्रीम कोर्ट पर जाएंगे। फिर हुकूमत बनाने का फायदा क्या है? अगर लाट साहब भी यहाँ रहेंगे तो हुकूमत का फायदा क्या है? वी हैव टू फाइट अगेंस्ट ऑल दोज। स्टेटहुड आना चाहिए, and not truncated statehood, full statehood, where government has the power to do things. अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह और मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम इलाकाई सियासी जमातों जिनमें कांग्रेस NC इत्तेहाद से मुतालबा किया कि वो रियासत की बहाली के लिए मुत्तहिद मौक़िफ़ इख्तियार करें। इंजीनियर रशीद ने कहा है कि तमाम जमातें जिनमें इत्तेहाद भी शामिल है, NC कांग्रेस इत्तेहाद, उन अफराद को हुकूमत बनाने के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए, चाहे उन्हें अक्सरियत हासिल हो, जब तक रियासत का दर्जा बहाल न हो। जो भी सरकार बनेगी यूनियन टेरिटरी की होगी और उसमें जो इलेक्टेड सरकार होगी उसके पास इख्तियारात बहुत कम होंगे। चनाचे अब इलेक्शन हो गए और कल मेजॉरिटी किसके पास भी आती है वो अलग बात है। सरकार कोई भी बनाए, मुझे सिर्फ इतनी गुजारिश करनी है, 5 साल इन लोगों ने कुछ किया नहीं, गुपकार अलायंस, सो कॉल्ड रीजनल पार्टीज। अब अगर इलेक्शन हुआ तो मेरी हम्बल गुजारिश है, खास तौर से जो इंडिया ब्लॉक, PDP, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, बाकी अपनी पार्टी, बाकी पार्टियां,
कि चले एक चीज़ पर आप तो यूनाइट हो जाइए। हमें पता है कि इंडिया अलायंस की मजबूरियां हैं। वोट तो उन्होंने कश्मीर से दिए, लेकिन 370 पर कांग्रेस ने खामोशी इख्तियार की। मैं इस वक्त कोई बिटरनेस ऐड नहीं करना चाहता हूं। मेरी एक सजेशन है इन सब से कि जब तक स्टेटहुड हमें ना मिले, कोशिश करें कि नई सरकार तब तक ना बने। अगर मेजॉरिटी भी मिलेगी, चाहे किसी अकेली पार्टी को मिले, अलायंस को मिले, या इंडिपेंडेंस का सपोर्ट चाहिए, या किसी और का सपोर्ट चाहिए, तो अच्छा रहेगा कि अगर ये सारी पार्टियां एक पॉइंट पर फोकस करके यूनियन गवर्नमेंट पर ये कहते हैं कि आप स्टेटहुड वापस दे दीजिए, इलेक्शन हो गया। अगर उमर साहब खुद कहते थे कि म्यूनिसिपैलिटी से ज़्यादा पावर इस सरकार के पास नहीं रहेगा, तो उन पर भी लाजिम है, पीडीपी पर भी लाजिम है, सब पर लाजिम है। कम से कम एक छोटी सी चीज़ है, उतना बड़ा मसला है नहीं। मोदी जी ने वैसे ही गोल पोस्ट चेंज कर दिया, तो थोड़ा सा मिलके यूनियन सरकार से कहते हैं कि कम से कम स्टेट पहले दें, थोड़ा सा विकार बहाल हो। और अगर इसमें उन्हें एआईपी का भी ताउन चाहिए, हम बाकी चीज़ों को छोड़कर इस एक पॉइंट पर उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट किसको कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन एक एक वोटर का यही ख्वाहिश है कि यहाँ की सियासी पार्टियाँ बयानबाजियों से आगे निकलकर प्रैक्टिकली कुछ ऐसा करें जिससे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस रेस्टोर हो, लोगों के राइट्स रेस्टोर हो। और अगर स्टेटहुड की डिमांड यूनाइटेडली जम्मू और कश्मीर के लोग, पॉलिटिकल पार्टियां, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन गवर्नमेंट तक पहुंचा दें और ये कह दें कि या तो आप हमें स्टेटहुड दीजिए, या फिर तब तक हम थोड़ा दूर रहेंगे सरकार से, सरकार बनाने की कोशिश से। तो जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के नताज का ऐलान कल होने जा रहे हैं और कुल 90 रुकनी असम्बली के लिए वोटों की गिनती के लिए तमाम जिला हेडक्वार्टर्स पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के तमाम 20 गिनती मराकज़ पर 3 दर्जे की हिफाजती इंतजाम, सिक्योरिटी कड़े इंतजाम किए गए हैं। काउंटिंग सेंटर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल में भी इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी से लेकर दीगर इंतजाम पहले ही मुकम्मल कर लिए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर कंगन बिलाल मुख्तार ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा सलीमानी से बात करते हुए कहा कि सभी इंतजाम पहले ही मुकम्मल कर लिए गए हैं और उम्मीद है कि वोट शुमारी का अमल खुश असलूबी और पुरअमन तरीके से मुनक्कद हो। और कैसे यहाँ पे दोनों एसीज का जो हमारा पे काउंटिंग हॉल है, हम 18 डेज गांदरबल की बात करें, उनका काउंटिंग सेंटर भी यहीं पे है, और 17 डेज कंगन का भी यहीं पे है। जितनी भी अरेंजमेंट्स करने थे आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हैं कि एवरी अरेंजमेंट हैज बीन पुट इन प्लेस। अंदर काउंटिंग सेंटर्स में सीसीटीवी के सर्वेलेंस में है, वेब कैमराज की सर्वेलेंस में है, सारा कुछ रखा गया है तब से जब से वोटिंग हुई थी यहाँ पे 25 को। और जो जितना भी हमने काउंटिंग अमला लगाना था, जो कल जैसे अराइवल उनका जो है 7 AM के आसपास है, और उनको ब्रीफिंग वगैरह करके 7:30 तक जब फ्री हो जाए तो एक्चुअल काउंटिंग जो कल हमारे यहाँ पे 8 बजे शुरू हो जाएगी। इवेंट्स होते हैं, देखे एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी देखा है कि जितने भी यहाँ पे कल चाहे एम्प्लॉयज होंगे या पॉलिटिकल पार्टीज के जो है काउंटिंग एजेंट्स होंगे, उनके लिए जो है पानी का, रिफ्रेशमेंट का, चाय वगैरह, मीडिया पर्सनल्स होंगे। सिक्योरिटी का भी आपने देखा है कि 3 टायर सिक्योरिटी लगी हुई है, और बाकी बिजली का भी हमने डायरेक्शन दे दी हुई है एक्शन पीडीडी को कि यहाँ पे जो है 24/7 यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रहनी चाहिए। और बाकी मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे सीसीटीवीज की, इस बार आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के जो अथॉराइज्ड एजेंट्स हैं उनको हमने बाहर फ्रॉम द डेट ऑफ पोल, जिस दिन पोलिंग हुई थी 25 को, तब से वो कंटिन्यूसली सर्वेलेंस कर रहे हैं। उनको हमने 2 बड़े LEDs दिए हैं, और जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये मल्टीपल लेवल पे जो है मॉनिटर हो रहा है। और इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग कि जिस तरह से स्मूथली हमने इलेक्शन वोटिंग प्रोसेस को यहाँ पे किया था इस डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि काउंटिंग भी काफी स्मूथली यहाँ पे होगी। हम आपको बराबर
स्टार्ट होगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं उसका भी आज ही सब डिप्टी कमिश्नर गांधरबल या इलेक्शन कमिश्नर या बाकी सारे अफसरान हैं पूरी तरह से ऑन ग्राउंड यहाँ पे हैं। और कल के लिए जो म्यूनिसिपलिटी ऑफिस गांधरबल है वहाँ से आपको ट्रैफिक को रोक दिया गया है और उसके बाद कमरिया स्कूल जो गांधरबल का सबसे नजदीक इलाका है वहां से भी ट्रैफिक को रोक दिया गया है। और कल के लिए 4 बड़े स्कूल है जो इस काउंटिंग हॉल के डिग्री कॉलेज गांधरबल के इर्द गिर्द है उनको भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्डर इजरा किया गया कि कल वो बंद रहेंगे। और पूरी तरह से सेक्शन 144 जो इसके इर्द गिर्द जो नाफिज किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो पूरी तरह से इंतजाम है। 3 टायर सिक्योरिटी है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस यहाँ पे पूरी तरह से निगरानी करता है। उसके बाद CRP आर्मी सब लगे हैं, सब कुछ अरेंजमेंट्स कंप्लीट हुए हैं और कल दिन का इंतजार है। हम आपको उधर जिला इंतजामिया डोडा की जानिब से भी काउंटिंग सेंटर डोडा के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि अमन को बरकरार रखने के लिए कल काउंटिंग सेंटर के बाहर सेक्शन 163 के तहत अहकाम जारी किए गए हैं। जिला इलेक्शन ऑफिस कम्प्लेक्स में काउंटिंग हॉल के 200 मीटर के दायरे में अवाम का दाखिला नहीं होगा, सिवाय नामजद काउंटिंग एजेंट्स मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के अलावा गिनती के लिए सरकारी जो ड्यूटी पर तैनात अमला होगा उन्हें जाने की इजाजत होगी। मजीद तफसीलात दे रहे हैं डोडा से वसीम गोत्तू। तो बिल्कुल इस वक्त हम असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट जहां पे अनाउंस किया जाएगा काउंटिंग सेंटर के बिल्कुल बाहर है, यानी कि DC ऑफिस के बाहर है, जहां पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और डोडा शहर के अलग अलग एरियाज़ में अगर आप जाएंगे अलग अलग नाकाज पे आपको इसी तरह सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और कुछ ही घंटे अब रिजल्ट को बचे हैं और DC ऑफिस के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं चारों तरफ से नफरी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है। और कल जब EVM मशीन्स को खोला जाएगा देखना होगा कि किसके सर ये ताज लगता है। बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि ये देख सकते हैं आपकी जहाँ पे स्पीकर्स लगाए गए हैं, लोग भी सुन सकते हैं किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने ज़्यादा वोट पड़े हैं और कौन शख्स इस वक्त लीड कर रहा है। जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बड़े कदावर नेता इस मैदान में उतरे हैं और कल देखना होगा कि किसके हक में फैसला जाता है। और 163 जो दफ़ा है वो लगा दिया गया है और साथ साथ में हम देख रहे हैं कि जितने भी वाइन शॉप्स ज़िला डोडा के अंदर हैं या ज़िला डोडा के इर्द गिर्द में है वो कल बंद रहेगी। और डिप्टी कमिश्नर डोडा SSP डोडा सिचुएशन को खुद मॉनिटर कर रहे हैं और कल गुलिस्तान न्यूज़ के साथ आप देखेंगे लाइव विजुअल्स, लाइव तस्वीरें हम दिखाएंगे और किस तरह से यहाँ पे जब अनाउंसमेंट होगी हम पूरी कोशिश करेंगे किस इलाके से कितने ज़्यादा वोट पड़ रहे हैं। साथ साथ में ये भी देखना होगा कि कौन शख्स इस वक्त लीड कर रहा है। तो कोशिश हम करेंगे कल पूरे दिन आपके साथ जुड़े रहने की। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू, डोडा। त्राल के लोगों ने 10 साल कबल शुरू किए गए सईदाबाद वहाब सोबा स्ट्रेच पर काम दोबारा शुरू करने में नाकामी होने पर हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया है। उन बस्तियों के मकामी लोगों ने बताया है कि तकरीबन 16 करोड़ रुपए की लागत से 8 किलोमीटर तवील इस सड़क को त्राल के सईदाबाद पश्तूना इलाके को पुलवामा की पापुर तहसील के वाबसोब शार से मिलाना था। उन्होंने कहा है कि यह सड़क त्राल के लोगों के लिए पापुर की तरफ जाने का शॉर्टकट रास्ता होगा और त्राल से श्रीनगर तक के सफ़र के वक्त को भी कम करेगा। और इसके बरक्स मकामी लोगों के मुताबिक सड़क का संग बुनियाद साल 2015 में उस वक्त के MLA मुश्ताक अहमद शाह ने रखा था। सईदाबाद पश्तूना के रिहायशी ने बताया है कि सड़क पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। पिछले 9 सालों से और इलाके के लोग इस अहम प्रोजेक्ट की तकमील का इंतजार कर रहे हैं जो अवंतीपुरा को बाईपास करते हुए त्राल को खीव पांपोर से बराह रास्त जोड़ने जा रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि वो मुतअद्दिद बार मुतल्लका हुकाम की नोटिस में भी उन्होंने ये मसला लाया है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। उन्होंने अब आला हुकाम से इस मामले को देखने और इसमें काम दोबारा शुरू करने की दरख्वास्त की है। मे नाम गुलाम कदीर मीर रोजान सईदाबाद पश्तूनस मज यह त्राल इलाके यह आरिपल ब्लाक यह वहाब सोम रोड अस वोत 2012 पे कोशिश करान तम सात MLA मुश्ताक अहमद शाह तम करो पे 1 किलोमीटर ये दो तम खबर पन फंड दुतना या गवर्नमेंट 1 किलोमीटर द्राव ये तत पे वोत तमाम हुकामन फेरान पत मगर यह रोड कोड़ुक न कहें गवर्नमेंट यह अपील करान कि यह रोड गोस गसन क्या मिले अम बेनिफिट वारिया रोजगारस मज हुर क्या अपार यह फैक्ट्री हेका मजूद वजूद कर
तो मगर ये रोड गवर्नमेंट यहां कड़न जहर कहें ये बेनिफिट यह रोड से तमाम इलाकन कजक सड़क पहाड़न पे कजक सड़क मगर ये सड़क कड़ान कह गया सहूलियत अकोई घंटे लगे शहर तान पापर ताम यह हको ये पे अगर सुबह नेर इंसान 10 बजे 5 बजे वाते बे घर काम दो कर तो मगर गवर्नमेंट ये कुन दिलचस्पी हुकाम गुजारिश करान कि रोड करो जल्द से जल्द यह पस्तन की योत मुतालबह कहें तकरीबन 40 गाँव ही मुतालबह ये DC साहब आए योर बाकी MLA साहब योर तमाम इलाक मुतालबह कर वहाब साहब रोड मगर कड़ान गवर्नमेंट कहें यहाँ जान बस रोजान पस्तन अम रोड मजबूरी अ पगह शहर त सहल पापर तान त सहल अ हपर ज्यादा विलोंग अगर ये गौर करहन तो गहन गामन यह सहूलियत मान त्रल पे मान लड़गाम पे हर कुन गरस मगर ये कह गौर करान दपान नसा वल त्रल पे तेल पत्थर अगर योकुन सड़क नेर गन सारी पे वातन पे श्रीनगर तो योर नसा प्रिसन त्रलस कहून वो यह मुश्ताक अहमद शाह तो तम तोर गौर वो ब्या MLA वोतमुत वो पता कर सह क्या गौरा तो वमन तान मगर करान यपर वनकन यह बसकिनदार ते गि सारे सहूलियत बेरोजगारी अपार मिल काम वातहन बिचार लोंड वोंड गहन बिचार मजूर दोहस कल वातहन घर पन मगर परेशानी रोज कह मगर कर गौर यह रोड कर नाज़रीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा ज़हूर लोलाबी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।